बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बायो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की थी, जो कि हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था। अब इसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास था स्टमक के बारे में, कि स्टमक में हमारे पास खुराक की डाइजेशन किस तरह से की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि हमने जो ट्यूब पढ़ी थी कि हमारे पास मुंह से स्टार्ट होकर एनस तक जो ट्यूब जाती है, उस ट्यूब के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। जिसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। यहाँ पर हमारे पास इंटेस्टाइन होंगी दो तरह की। इंटेस्टाइन में हमारे पास स्मॉल और लार्ज दोनों तरह की इंटेस्टाइन आ जाती है। आज का जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एक द हाईली क्वाइल्ड ट्यूब विच इज़ अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर उसने क्या चीज़ बताई है कि हमारे पास हाईली क्वाइल्ड, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, क्वाइल्ड। ये जो दरमियान में हमें नालियाँ नज़र आती है, ये इंटेस्टाइन, ये हमारे पास क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मीटर तक लॉन्ग होगी, 7 मीटर लंबी हमारे पास क्या होगी, क्वाइल। यानी कि हम यहाँ पर इसकी क्वाइल देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास मौजूद होगी, जो कि स्टमक के फ़ौरन बाद हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब इन 3 पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूडिनम के बारे में। सेकंड वन इज ड्यूडिनम एंड लास्ट वन इज इलियम। Duodenum, jejunum and ileum. The first part of the small intestine is known as duodenum. D stand for duodenum, यानी कि हमारे पास मैदे के फ़ौरन बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट स्टार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं ड्यूडिनम का। अब ये हमारे पास क्या होगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये तकरीबन हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ड्यूडिनम हमारे पास मैदे के फ़ौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, जो कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होगी। सेकंड पार्ट हमारे पास है जूजिनम के बारे में। जूजिनम हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इस सेकंड पार्ट की जो हमारे पास लंबाई है डेट इज़ अबाउट 2.4 मीटर लॉन्ग। ये हमारे पास तकरीबन 2.5 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है। यानी कि ड्यूडिनम के फ़ौरन बाद जो हमारे पास पार्ट आता है वो आएगा जूजिनम के बारे में। जे स्टैंड फॉर जूजिनम। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इलियम के बारे में। इलियम हमारे पास लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी जो हमारे पास लंबाई है डेट इज़ अबाउट 4 मीटर लॉन्ग। ये हमारे पास 4 मीटर लॉन्ग होगी। अब इन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल हमारे पास क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि आगे फिर कनेक्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इनकी सेक्रीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी हमारे पास सेक्रीशंस और इनके फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है। अब इनके फंक्शन में जो सबसे मेन फंक्शन हमारे पास है दैट इज द सेक्रेशन। अब ये सेक्रेशन हमारे पास कौन कौन सी होगी। सेक्रेशंस के लिए 2 हमारे पास हेल्पफुल ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लीवर एंड सेकंड वन इज पैंक्रियाज। ठीक है। लीवर और पैंक्रियाज में से हमारे पास सेक्रेशंस निकलेंगे, और ये सेक्रेशंस हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स रिलीज करती हैं, जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में मदद देती हैं। अगर हम डायग्राम के जरिए देखें तो हमने देखा था कि हमारे पास एसोफेगस के फ़ौरन बाद हमारे पास स्टमक मौजूद होता है, और स्टमक में से हमारे पास जो नालियाँ निकलती हैं, फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि रेक्टम के एंड पर एनस से हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास लीवर मौजूद है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है, यानी कि हेल्पफुल ऑर्गन है लीवर। एंड सेकंड वन इज पैंक्रियाज, जो कि मैदे के बिल्कुल ऊपर हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लीवर के बारे में, और यहाँ पर हम बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास लीवर से जो हमारे पास सेक्रेशन निकलती है, इस सेक्रेशन को नाम दिया जाता है बाइल का। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बाइल कहलाता है। अब बाइल में हमारे पास जो सेक्रेशंस होती हैं, ये हमारे पास
ख़ास तरह के साल्ट्स रखता है। इनकी सिक्रेशंस में ख़ास तरह के साल्ट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास फैट्स की ब्रेक डाउन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइल हमारे पास मौजूद है, इस टॉपिक को समझते जाएं कि लीवर हमारे पास जो बाइल सेक्रीट करता है उस बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर फर्जी तौर पर स्टोर किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो लीवर आपको दिखाया जाता है, लीवर में से जो बाइल हमारे पास सेक्रीट होती है उस बाइल को आर्जी तौर पर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब गॉल ब्लैडर से आपको एक डक्ट नज़र आती है, एक नाली नज़र आती है जो कि हमारे पास ड्यूडिनम के साथ जाकर अटैच होती है। यहाँ से हमारे पास जो पार्ट है ये ड्यूडिनम का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास डक्ट आती है, इस डक्ट को नाम दिया जाता है कॉमन बाइल डक्ट का। ये जो हमारे पास डक्ट है, ये डक्ट हमारे पास क्या कहलाती है? कॉमन बाइल डक्ट कहलाएगी। अब ये डक्ट अटैच हो जाती है किसके साथ? ड्यूडिनम के साथ, यानी कि लीवर से जो बाइल हमारे पास सेक्रीट होगा उस बाइल को कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइल की सिक्रेशन के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स का जिक्र किया जाता है। ये हमारे पास साल्ट्स होंगे, ये साल्ट्स ब्रेक डाउन करवाते हैं किसकी? फैट्स की। बॉडी में जो हमारे पास फैट्स मौजूद होते हैं उन फैट्स की ब्रेक डाउन करवाना, ये काम हमारे पास होता है लीवर से सेक्रेटेड बाइल का। इसके बाद हमारे पास जो आपको डेफिनेशन बताई गई है इमल्सिफिकेशन की। अब इमल्सिफिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाएगा? एक मिल्की फ्लूइड, दूधिया एक फ्लूइड, एक लिक्विड बनाया जाता है जिसके अंदर हमारे पास फैट्स के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर फैट्स के ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन की जाती है इन द मिल्की फ्लूइड। वो फ्लूइड जो कि मिल्की दूधिया होगा उसके अंदर आपको फैट्स के कतरे अलग अलग बन कर दिखते हैं। इस अमल को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन का। तो ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं, ये तमाम जो अमल हैं, चीज़ें हैं, ये हमारे पास बाइल के ज़रिए की जाती हैं। और ये जो बाइल हमारे पास है इसको सिक्रीट करने के लिए हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट मौजूद होती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉमन बाइल डक्ट बाइल के लिए भी और पैंक्रियाज की जो सिक्रेशन है दोनों के लिए क्या होगी? कॉमन होगी। पॉइंट हम डायग्राम में देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर से हमारे पास सिक्रेशन कॉमन बाइल डक्ट के जरिए निकलेगी और यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो हमारे पास अटैच्ड हमारे पास डक्ट है उसमें पैंक्रियाज की सिक्रेशन डाली जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लीवर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं पैंक्रियाज के बारे में। अब पैंक्रियाज में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस मौजूद होता है और ये पैंक्रियाटिक जूस हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स रखता है। जैसे हम बात करते हैं कि लीवर के बारे में, लीवर के अंदर हमारे पास साल्ट्स मौजूद होते हैं, किसी किस्म का कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से एंजाइम होंगे हमारे पास? फर्स्ट वन इज ट्रिप्सन, पहला हमारे पास होगा ट्रिप्सन के बारे में। सेकंड वन इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज के बारे में। लास्ट हमारे पास लिपेज के बारे में। अब इनके बारे में याद रखिएगा, ट्रिप्सन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लिपेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, यानी कि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल की डाइजेशन के लिए हमारे पास ट्रिप्सन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपेज मौजूद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स मौजूद होंगे। ये एंजाइम्स हमारे पास ट्रिप्सन, ये एंजाइम्स हमारे पास लिपेज, ये एंजाइम्स हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज होते हैं। अब इनकी जो सेक्रेशन है पैंक्रियाज, जो कि हमारे पास मैदे की वेंट्रल साइड पीछे जानिब मौजूद होता है। अब ये जो हमारे पास पैंक्रियाज है इसकी जो सेक्रेशन है हम देख सकते हैं कि ये जो डक्ट हमारे पास आती है इस डक्ट के जरिए ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ पहले अटैच होती है और कॉमन बाइल डक्ट के साथ अटैच होने के बाद ये हमारे पास ड्यूडिनम के साथ अटैच होगी और फिर ये सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होगा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सक्रीट किया जाता है, यानी कि ये हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होगा। अब इसका हमारे पास काम क्या होगा? हमने पढ़ा था काइम के बारे में कि काइम हमारे पास क्या है, स्टमक के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद हमारे पास एक
मास बनता है, उस मास को नाम दिया जाता है काइम का। उस काइम के अंदर हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिटी मौजूद होती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का जो काम है ये हमारे पास होता है पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट का, कि सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम। ये हमारे पास आ जाएगा काइम की न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बताया जाता है कि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो वॉल हैं इनके अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। उन ग्लैंड्स के अंदर से जो सिक्रीशंस, जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हर तरह के मॉलिक्यूल की डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हमने बात की थी स्टमक के बारे में, स्टमक में हमारे पास मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन मौजूद थी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास ओवरऑल केमिकल डाइजेशन मौजूद होती है। जो डाइजेशन हमारे पास एसोफेगस, स्टमक, अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो अब वो जो हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद होंगे उनकी सेक्रेशंस निकलेंगी, वो सेक्रेशंस हमारे पास क्या करेंगी, हर तरह के मॉलिक्यूल की डाइजेशन को कंप्लीट करवाएंगी। तो यहाँ तक हमारे पास था स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन किस तरह से की जाती है। तो यहाँ तक टॉपिक को देख लें। कोई पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो, कोई भी मिसिंग हमारे पास पॉइंट हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।